नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान का निर्माण, और संविधान के निर्माण में आप लोग पढ़ चुके हो कि किस तरीके से क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया 1942 में, और इसी सीरीज में कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। और संविधान सभा के चुनाव के बाद में अब बात आती है आपके अंतरिम मंत्रिमंडल की। तो अंतरिम मंत्रिमंडल को जानने से पहले एक चीज़ यहाँ समझ लेना कि अंतरिम मंत्रिमंडल के लिए कैबिनेट मिशन में एक प्रस्ताव दिया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों में से ही भारत की एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, जो तब तक भारत के अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगा जब तक भारत में आम चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। तो उसमें एक बात कही गई थी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा ये कहा गया अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में कि इसके अध्यक्ष को छोड़ करके भारतीय सदस्यों में से इसके 14 सदस्य शामिल होंगे जो अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अंतरिम सरकार का मतलब होता है दोस्तों कि जब तक आपकी रियल सरकार नहीं बनती तब तक एक काम चलाऊ सरकार से काम चलाया जाए। ठीक है, तो अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में देखिए क्या कहा था कैबिनेट मिशन ने। इसमें यह कहा गया कि इसके अध्यक्ष के अलावा इस सरकार में कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य, यानी कि 14 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी 15 सदस्य किसका गठन किया जाएगा? एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो उस समय बने लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके अलावा जो इसमें 14 भारतीय लोग शामिल थे वो कौन किन किन पार्टियों से आएंगे और कितने लोगों को इसमें वरीयता देगी। तो देखिए कैबिनेट मिशन के अलावा अनुसार अंतरिम मंत्रिमंडल में देखिए कांग्रेस के 6 सदस्य शामिल होने थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य। और आपके मुस्लिम लीग के 5 सदस्य। ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? 5 सदस्य। और अल्पसंख्यक समुदायों का नेतृत्व करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों से था दोस्तों यहाँ पर 3 सदस्य चुने जाने थे, यानी कि 3 सदस्य अपने अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे? इस सरकार में नेतृत्व करेंगे। अब देखिए इस प्रस्ताव के आधार पर क्या हुआ कि आगे चल करके 2 सितंबर 1946 को, कब? 2 सितंबर 1946 को किसका गठन किया गया? अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनाए गए? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसकी कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष बनाए गए इस मंत्रिमंडल में वो बनाए गए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए 2 सितंबर 1946 को जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और मुस्लिम लीग ने जब इसमें भाग नहीं लिया तो कांग्रेस के इसमें कितने सदस्य हो गए? 9 सदस्य शामिल हो गए, यानी कि 3 सदस्य और बढ़ गए जब मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। तो दूसरी चीज अल्पसंख्यक 3 रहे, तो 3 और 9 कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य, यानी कि जब 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था उस समय इसके सदस्यों की संख्या थी 12। लेकिन 26 अक्टूबर, कब? ये डेट्स आपको याद रखनी है। 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के कारण, अर्थात लॉर्ड वेवेल ने मुस्लिम लीग को समझाया और उसके समझाने के पश्चात मुस्लिम लीग क्या हुई? 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हो गई। तो किसकी मध्यस्थता के कारण? ये सवाल पूछा जा चुका है एक बार, यानी कि लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के कारण मुस्लिम लीग क्या हो गई? मंत्रिमंडल में शामिल हो गई।
देखिए मुस्लिम लीग भी होशियार है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने एक बात तो आराम से समझ ली कि अगर हम सरकार के बाहर से विरोध करते हैं तो सरकार में उनकी जो मांग थी अलग पाकिस्तान की, उस मांग को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं तो हम परिषद के अंदर रहकर ही क्या कर सकते हैं, अलग पाकिस्तान की मांग को जोरों से शोरों से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और ये आगे हुआ भी, क्योंकि अब देखो जब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई तो कांग्रेस के जो 3 सदस्य इसमें अतिरिक्त जुड़े हुए थे, इन 3 सदस्यों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया या इन 3 सदस्यों को हटा दिया गया। वो हमारे 3 सदस्य कौन कौन थे? जो 3 सदस्य इससे हटाए गए, यानी कि 2 सितंबर 1946 को बनाए गए अंतरिम मंत्रिमंडल में से जो 3 सदस्य हटाए गए उनके नाम है, पहला है आपका शरत चंद्र बोस, ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे आपके सैयद अली जहीर, वैसे यहाँ से पूछेगा नहीं आपसे कि कौन कौन व्यक्ति हटाए गए, लेकिन क्या पता जब किस्मत खराब होती है तो इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। और तीसरा था सर साफत अहमद खान। तो ये 3 सदस्य थे जो अंतरिम मंत्रिमंडल में से हटा दिए गए। और इन 3 व्यक्तियों को हटाने के बाद में मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल कर लिया गया? 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और इस तरीके से जो हमारे मंत्रिमंडल की संख्या हो गई, मंत्रिमंडल के सदस्यों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 14 हो गई। ये लोग कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। ये बात याद रखना। और ये पॉइंट भी आपको यहाँ याद रखना है कि लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के कारण ही मुस्लिम लीग क्या हुई? इसमें शामिल हुई। अब देखिए जो 26 अक्टूबर 1946 को आपका नया मंत्रिमंडल बना या मंत्रिमंडल में जो परिवर्तन हुए उनमें किन किन लोगों को कौन कौन से विभाग सौंपे गए, और उन विभागों के बारे में यहाँ इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि पिछली बार जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम देख लीजिए, लगभग आपको 10 से 15 साल के अगर पिछले पेपर्स की अगर स्टडी करते हैं हम पॉलिटी में, तो संविधान निर्माण से बहुत सारे सवाल पूछे गए। इसलिए यहाँ एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक पॉइंट यहाँ क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप या अपनी कॉपी में नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है। देखिए अब परिवर्तन कब हुआ, यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल में संशोधन कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946। ये डेट आपको याद रखनी है। यहाँ पर कब हुआ? 26 अक्टूबर 1946, ठीक है। तो इसमें क्या संशोधन हुआ कि लॉर्ड वेवेल की मध्यस्थता के कारण मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल कर लिए गए और कांग्रेस के 3 सदस्यों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया या उनको पद से हटा दिया गया। तो देखो अब इसके अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष कौन हो गए आपके? इसके अध्यक्ष रहे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। और उपाध्यक्ष कौन बने? या ये कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष विदेश विभाग और राष्ट्रमंडल मामले का मंत्री। ये विभाग किसको सौंपे गए? ये सौंपे गए जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इसके बाद में जो अगला मंत्रालय आता है वो आता है आपका गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। 1 2 3 गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग। तो ये दिया गया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में जो अगला मंत्रालय आता है, अगला विभाग जो आता है वो आता है रक्षा विभाग। और रक्षा विभाग के जो मंत्री थे वो थे आपके सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। और इसके जो मंत्री थे वो बनाए गए जॉन मथाई।
ठीक है। इसके बाद में आता है आपका श्रम विभाग। और श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए जगजीवन राम। ये वही जगजीवन राम हैं जो गांधी जी से मिलने गए कि आप संविधान सभा में क्यों शामिल नहीं हुए, और गांधी जी ने इनको एक जंतर दिया था कि जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने से नीचे तबके के जो लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा सुविधाएं नहीं है, आपसे कम सुविधाओं में जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो उसे गांधी जी का जंतर माना जाता है। और आजकल एनसीईआरटी की लगभग सभी बुक्स के पहले पृष्ठ पर गांधी जी का ये जंतर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अगला जो विभाग आ रहा है आपका, वो आ रहा है कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। कार्य, खान एवं, खान का मतलब है खनन मंत्रालय, ऊर्जा विभाग। और जो इसके जो मंत्री बनाए गए आपके, वो बनाए गए थे CH भाभा। कौन बनाए गए? CH भाभा। ये वो CH भाभा नहीं है जिनके नाम पर जो रिसर्च संस्थान खोली गई है, ये अलग हैं। ये एक पारसी बिजनेसमैन थे और इनका पूरा नाम है कुंवरजी हरमुखजी भाभा। कुंवरजी हरमुखजी भाभा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद में जो अगला मंत्रालय आता है, वो आता है आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि विभाग। और इसके जो मंत्री बनाए गए, वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नंबर 9। अब देखिए रेलवे एवं परिवहन विभाग। इसकी मंत्री बनाई गई अरुणा आसफ अली। और एक विभाग आता है आपका शिक्षा एवं कला, यानी कि शिक्षा विभाग। और इसके जो मंत्री बनाए गए, वो बनाए गए C राजगोपालाचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। तो ये तो हो गए कांग्रेस के और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग। अब जो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल किए गए थे, उनके भी एक बार नाम लिख लेते हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, इस मंत्रिमंडल को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये भारत का पहला गठित मंत्रिमंडल था और यहाँ से पहले भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखिए, मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल किए गए थे, उनमें इन लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए, ऐसे मंत्रालय दिए गए जो सबसे इम्पोर्टेंट थे अपने आप में। जैसे वित्त विभाग की जो कमान थी, वो किसको सौंपी गई? ये दी गई लियाकत अली खान साहब को। दूसरा आपका विधि विभाग, ये जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया। अभी हम एक बार क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं और आगे किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक विभाग आता है आपका वाणिज्य विभाग, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट दिए गए ताकि इनको लगे कि जो मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग थी, ऐसे डिपार्टमेंट देने के बाद में लोगों ने सोचा, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सोच रहे थे कि मुस्लिम लीग को जब अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हम लोग दे देंगे तो ये अलग पाकिस्तान की मांग को क्या कर देंगे, शायद भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी ये सोच दूरदर्शी नहीं मानी गई, बल्कि थोड़े दिनों के लिए मुस्लिम लीग को अपने साथ मिला के रखना था। उसके बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग अलग हो गई माउंटबेटन योजना के तहत और अलग पाकिस्तान की मांग की और अलग पाकिस्तान राज्य उन्होंने बनाया अभी। ठीक है। तो जो वाणिज्य विभाग था, इस वाणिज्य विभाग के जो मंत्री थे वो थे आई चुंदरीकर। कौन थे? आई चुंदरीकर। इनका पूरा नाम था इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकर। मैं लिख भी देता हूं यहां, इब्राहिम इस्माइल चुंदरीकर, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है आपका संचार विभाग। ठीक है। तो संचार विभाग के जो मंत्री बनाए गए, वो बनाए गए आपके अब्दुल रब नश्तर। कौन बनाए गए?
अब्दुल रब नस्तर। और अंत में जो एक डिपार्टमेंट बचा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, वो बचता है आपका स्वास्थ्य विभाग। और इस स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री बनाए गए वो बनाए गए गजनफर अली खान साहब। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, एक बार उन क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया पूरा मंत्रिमंडल आपके सामने, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपने कॉपी में नोट भी कर लेना। मेरे हिसाब से अपने हथियार साथ में लेके आप लोग बैठे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं हर बार करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि स्टूडेंट का जो हथियार होता है वो क्या है, पेन और कॉपी होता है। तो मेरी राय यही है कि 2-3 टाइप के पेन लेके बैठिए, दिमाग को फ्री माइंड से मतलब चीज़ों को समझिए, ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी से, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, अगर अच्छे से आपने एक बार ये वीडियो देख ली है तो। ठीक है, देखो सवाल क्या पूछा जाएगा, अगर हम लॉर्ड माउंटबेटन को छोड़ देते हैं, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज अधिकारी थे और ये तब तक इसके अध्यक्ष रह रहे थे जब तक कि भारत में आम चुनाव नहीं हो जाते। इसके बाद में सदस्यों की संख्या कितनी बची, 14 बची, और अगर इन सहित सदस्यों की संख्या पूछी जाए तब कितनी आ जाएगी, 15। तो सवाल क्या बन सकता है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए अंतरिम मंत्रिमंडल में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य शामिल थे, तब आपको क्या आंसर देना है, 15 आंसर देना है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार कितने भारतीय लोगों को अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तब आपका आंसर आएगा क्या, 14 सदस्यों को। क्यों, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल में इस अध्यक्ष की चर्चा नहीं थी, बाकी भारतीय लोगों की चर्चा थी, जिनमें से 6 कांग्रेस के। अब हमें यहाँ ये देखना है कि कांग्रेस के कौन कौन से लोग थे। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू थे कांग्रेस के उस समय दिग्गज नेता थे, वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के सदस्य थे, जगजीवन राम कांग्रेस के सदस्य थे, CH भाभा कांग्रेस के सदस्य थे, और आपके राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 सदस्य किस पार्टी के हो गए, कांग्रेस के, और ये 5 किसके हो गए, मुस्लिम लीग के। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11, और जो 3 सदस्य बचे, तो देखिए ये जो बलदेव सिंह हैं, ये बलदेव सिंह कर रहे थे सिखों का नेतृत्व, यानी कि कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों का जो नेतृत्व करेंगे वो 3 सदस्य करेंगे। और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, एक तो बलदेव सिंह, ये सिखों का नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ इस बात को याद रखना, सिख समुदाय का नेतृत्व ये कर रहे थे। दूसरा जॉन मथाई, तो जो जॉन मथाई थे ये भी अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से चुने गए थे, और ये किसका नेतृत्व कर रहे थे, ये कर रहे थे ईसाइयों का नेतृत्व। ठीक है, ये बात आप याद रखना। दूसरी पॉइंट ये आता है कि यहाँ महिलाओं को किस में माना गया, अल्पसंख्यक समुदाय में माना गया, और अल्पसंख्यक समुदाय में महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन कर रही थी, अरुणा आसफ अली कर रही थी। कौन कर रही थी, अरुणा आसफ अली। किसका नेतृत्व, महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट रूप से पहले ही किसमें बोल दी गई थी, कैबिनेट मिशन में बता दी गई थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के 3 सदस्य होंगे, और उन 3 सदस्यों को इस अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो पहले थे आपके बलदेव सिंह जो सिख समुदाय से संबंधित थे, दूसरे थे आपके जॉन मथाई जो ईसाई समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे, और तीसरी थी अरुणा आसफ अली जो महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। तो इस तरीके से कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार इसमें 6 सदस्य कांग्रेस के, 5 सदस्य मुस्लिम लीग के और 3 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों के हो गए। इस तरह से भारत के लगभग 14 सदस्यों को कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या बनाया गया, अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाए बताइए अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे या शिक्षा मंत्रालय जो था वो किसके पास था, तो C राजगोपालाचारी। यहाँ से स्पष्ट रूप से डायरेक्ट सवाल आएंगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए वाणिज्य विभाग के मंत्री कौन थे, तो वाणिज्य मंत्री कौन हुए, I.I. चुंद्रीकर। ये पूछा जाए कि वित्त विभाग के मंत्री, तो लियाकत अली खान। इनको एक स्पष्ट सी चीज़ें देखिए, वित्त विभाग, विधि विभाग, वाणिज्य विभाग, संचार विभाग और स्वास्थ्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट विभाग हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और मुस्लिम लीग में सिर्फ आपको ये छोड़ देना है कि जो विधि विभाग था ये एक हिंदू व्यक्ति के पास था। ये हिंदू होते हुए भी किसमें शामिल थे, मुस्लिम लीग में शामिल थे। इनका नाम क्या था, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र ऐसा हिंदू व्यक्ति जो मुस्लिम लीग में शामिल था उसका नाम क्या था, जोगेंद्र नाथ मंडल था। और इनको कौन सा विभाग सौंपा गया, विधि विभाग सौंपा गया। गृह मंत्रालय, सूचना मंत्रालय या प्रसारण मंत्रालय किसको दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। रक्षा विभाग या डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दी गई, बलदेव सिंह को दी गई। ये पूछा जा चुका है कई बार, 2-3 बार ये सवाल आया भी है कि रक्षा विभाग किसको सौंपा गया था, या
अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। एक जगजीवन राम वाला क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक राजेंद्र प्रसाद वाला, यानी कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे उस समय पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। लेकिन इनको स्पष्ट रूप से इसीलिए डिवाइड किया था मैंने, और ये याद रखना कि अब जैसे एक क्वेश्चन भविष्य में ये बन सकता है, आया नहीं है लेकिन आने की उम्मीद ये है कि बताइए निम्न में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल में कांग्रेसी सदस्य नहीं था। तो आपको 6 उन कांग्रेसी सदस्यों की लिस्ट बना लेनी है पहले ही कॉपी में, क्या कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, CH बाबा, राजेंद्र प्रसाद और C राजगोपालाचारी। ये कांग्रेसी थे, ये अल्पसंख्यक थे, और ये इनकी अलग से लिस्ट है ही। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अंतरिम मंत्रिमंडल की, संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, कब इसका गठन किया गया, उसके कार्यप्रणाली क्या रही है, उसने क्या क्या कार्य किए संविधान सभा के रूप में। तो इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके आप सारे पॉइंट्स को समझते जा रहे होंगे, नोट भी कर रहे होंगे, और एक बार अगर ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो यहाँ से भविष्य में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बार बार वीडियो को आप स्वाइप कर करके देखोगे, वीडियो को आगे निकाल के देखोगे, तो भविष्य में फिर आप जिंदगी भर पॉलिटी पढ़ते रह जाना, आपकी राजनीति बन जाएगी, लेकिन आपको राजनीति विज्ञान कभी समझ में नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, संविधान सभा के चुनाव हुए कब, जुलाई अगस्त 1946 में, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। उसके बाद में 26 अक्टूबर 1946 को उसको संशोधित किया गया, और आगे फिर नवंबर 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। तो जो इसका गठन था वो कब किया गया, नवंबर 1946 में। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहीं से बन जाता है। ठीक है, अब एक सवाल यहां से ये आ चुका है पहले UPPCS में, क्या आया था कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया। तो आपको मालूम है कि संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया। तो दोस्तों, किसके प्रस्तावों के आधार पर किया गया, आपको पहले से ही मालूम है, कैबिनेट मिशन। इसको याद रखना, किसके आधार पर, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर। अब हम इसकी कार्यप्रणाली की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली क्या रही है, क्या क्या कार्य संविधान सभा ने किए हैं। तो यहां हम 2-3 बैठकों की चर्चा करेंगे इसमें। चलिए, पहली बैठक, दूसरी बैठक, ये तीनों बैठकें क्रमवार तरीके से हुई थी, एक सीरीज में हुई थी 2-2 दिन के डिफरेंस में, और इनमें क्या क्या कार्य किए गए वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, जो पहली बैठक थी, इनकी डेट्स आपसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यहाँ से सवाल कई बार आ चुका है। अब तो खैर ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया पॉलिटी का कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो सबको याद रहता है नॉर्मली। जो पॉलिटी से थोड़ा भी जुड़ा हुआ है वो बता देगा आराम से कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। 9 दिसंबर 1946 को। जस्ट इसके 2 दिन बाद में क्या हुआ, दूसरी बैठक आयोजित की गई 11 दिसंबर 1946 को। जस्ट इसके 2 दिन बाद तीसरी बैठक बुलाई गई 13 दिसंबर 1946 को। तो ये 3 बैठक लगातार 2-2 दिन के डिफरेंस में हुई हैं, और इनकी डेट को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि एक सीरीज में 2-2 दिन का डिफरेंस है, डेट आपको याद हो जाएंगी। अब देखो क्या होता है इन बैठकों में। जो पहली बैठक थी दोस्तों, ये कहाँ पर की गई, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आज का जो संसद भवन है और उसका जो केंद्रीय कक्ष है, वहाँ पर क्या हुआ, इसकी पहली बैठक आयोजित की गई। यानी कह सकते हैं संसद के केंद्रीय भवन में या केंद्रीय कक्ष में इस बैठक का आयोजन किया गया। दूसरी बात आती है कि इस बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। देखो,
296 सीटों पर चुनाव हुए थे और 93 सीटें मनोनीत की गई थी। इसीलिए कहा गया था संविधान सभा के बारे में कि जो संविधान सभा है वो आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से नामांकित है। ठीक है, मेंस में पूछा जा सकता है ये सवाल कि बताइए संविधान सभा किस तरीके से आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित थी। तो वो सीटों का जो विभाजन है, वो वर्गीकरण है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लगभग कितने लोग शामिल, मतलब कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे इसके 296 और 93 लोग क्या हुए थे, मनोनीत किए गए थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 389, 389 थी। तो इन 389 में से कुल कितने सदस्य इस बैठक में शामिल हुए, तो दोस्तों इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने, 211 सदस्यों ने। और इन 211 सदस्यों में से कांग्रेस के सदस्य कितने थे, तो अगर यहाँ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कांग्रेस के 207 सदस्य थे। और जबकि कांग्रेस को सीटें कितनी मिली थी, 208 सीटें मिली थी। तो हम मोटा सा अनुमान ये लगा लेते हैं कि कांग्रेस के किसी एक सदस्य को बुखार आ गया होगा, तो वो क्या हुआ, उस समय यहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। तो अगर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 207, और कुल सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 211 हो जाएगी। अब देखो इतने कम सदस्यों के भाग लेने का रीजन क्या था, यानी कि 389 लोगों में से मात्र कितने लोगों ने भाग लिया, 211 लोगों ने। तो यहाँ पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो देशी रियासतों के सदस्य थे उन्होंने इसमें भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। तो कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के इसमें भाग न लेने के कारण इसके सबसे कम सदस्यों ने शामिल नहीं हुई, इसलिए इसमें कम सदस्यों ने भाग लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए। तो देखो अभी तक क्या हुआ, एकदम से बैठक बुला ली गई और सदस्यों ने अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। तो फ्रांस की तरह, फ्रांस में एक परंपरा चलती है कि जो वहाँ की सभा का, असेंबली का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसको क्या बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए। तो फ्रांस की उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए इसका जो अस्थायी अध्यक्ष, अर्थात ऐसा अध्यक्ष जब तक बनाया जाएगा तब तक के लिए स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो अस्थायी अध्यक्ष के पद पर यहाँ किसकी नियुक्ति की गई, किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, किसके रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। क्यों चुना गया, क्योंकि फ्रांस में एक परंपरा चलती है कि सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस परंपरा को थोड़ा सा निभाने के लिए 1-2 दिन के लिए क्या कर दिया, इसको, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया, क्योंकि ये सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए कह सकते हैं। क्योंकि भारत में ये परंपरा रही है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको सम्मान देने की शुरू से ही परंपरा रही है। इसीलिए हमारा जो भारत देश है वो अन्य देशों की अपेक्षा महान है इस मामले में। ठीक है, तो सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इनको क्या बना दिया गया, सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, पहली बैठक की। अब दूसरी बैठक की बात करते हैं। अब देखो इस पहली बैठक के बारे में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कथन कहा था कि जो पहली बैठक थी संविधान की वो ऐसी बैठक थी जिसकी दुल्हन गायब थी। अर्थात ये कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा विवाह थी जिसकी दुल्हन खुद गायब थी। अब मैं इसको देखिए एक बार चर्चा से विस्तार से बताऊंगा कि चर्चिल ने इसके बारे में क्या कहा है और ये उचित कहा है या गलत कहा है। तो चर्चिल का क्या कथन था पहली बैठक के बारे में, कि ऐसा विवाह जिसकी दुल्हन गायब। ठीक है, तो देखो इन्होंने संविधान सभा की बैठक को क्या मान लिया, विवाह मान लिया गया और इसकी दुल्हन को क्या कर दिया गया, गायब बता दिया। और ये बताया गया कि भैया अब एक बात आप खुद सोचिए कि अगर किसी शादी में से कोई दुल्हन भाग जाती है तो क्या वो शादी संपूर्ण हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इनका ये कथन यहाँ इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि देखिए
अगर मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई तो मुस्लिम लीग के शामिल न होने के कारण क्या इसकी बैठक की जो कार्यप्रणाली थी, जो कार्य थे, वो रुक गए, नहीं रुके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चर्चिल ने जो कथन इसके बारे में कहा था ये इस पर उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए चर्चिल का ये कथन क्या हो जाएगा, यही गलत साबित हो जाता है। क्योंकि अगर शादी में दुल्हन चली जाए तो शादी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन कई बार दूसरी दुल्हन भी आ जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ, मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती, ठीक है, उसकी मर्जी है, लेकिन मुस्लिम लीग शामिल नहीं होगी तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मतलब यहाँ इसका जो कार्य करने के लिए जो बैठक का आयोजन किया गया उस कार्य को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चर्चिल का ये कथन क्या माना जाएगा, यहाँ पर अनुचित माना जाता है। लेकिन पूछ लिया जाएगा कि विंस्टन चर्चिल का जो कथन था संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में वो क्या था, या ये किसने कहा कि एक संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह थी जिसकी दुल्हन ही गायब थी। तो आराम से आंसर बताना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है, याद रखना, पूर्व प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये प्रधानमंत्री थे जिनको क्लीमेंट एटली ने हराया था चुनाव में 1945 में। अब आगे बात करते हैं इसकी दूसरी बैठक की। देखिए, पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए गए, सच्चिदानंद सिन्हा। अब जो दूसरी बैठक थी ये कब हो रही है, 11 दिसंबर 1946 को हो रही है, और इस बैठक में सर्वसम्मति से कह लीजिए या ये कह लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि उनकी छाप उस संविधान सभा में ऐसी थी कि उनके विरोध में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, निर्विरोध या सर्वसम्मति से। तो थोड़ा सा राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी जान लीजिए कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ से निर्वाचित होकर के आए थे संविधान सभा में। तो देखिए, ये बिहार से निर्वाचित होकर के आए थे। कहाँ से, बिहार से। दूसरा, इनको आधुनिक भारत का अजातशत्रु भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, इनको आधुनिक भारत का अजातशत्रु कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही अजातशत्रु, दूसरा बिहार का गांधी भी इनको कहा जाता है। और एक उपाधि की संज्ञा इनको और दी जाती है, यानी कि इनको देश रत्न की संज्ञा भी दी गई। तो अगर यहाँ से भी कई बार पूछ लेगा, लेकिन पूछता नहीं है, तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रखना कि आधुनिक भारत का अजातशत्रु किसे माना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद को ही, ठीक है। अब देखो, एक काम तो ये हो गया, दूसरा ये तो अध्यक्ष बना दिए गए, और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए इस दिन। तो देखिए, संविधान सभा का एक तो अध्यक्ष था और 2 उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष बनाए गए, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। और वो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, एक तो थे आपके H.C. मुखर्जी, कई किताबों में एक ही लिखा मिलेगा आपको, H.C. मुखर्जी। और जो दूसरे उपाध्यक्ष थे वो थे आपके V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, दूसरी बैठक में ये काम किए गए। और तीसरा, इस बैठक में जो काम किया गया वो किया गया था कि इसी दिन, यानी कि कब, 11 दिसंबर 1946 को ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया, किसको चुना गया, तो वेनेगल नरसिंह राव अर्थात BN राव को क्या चुना गया, संवैधानिक सलाहकार। किसको चुना गया, BN राव। इनका पूरा नाम क्या था, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी दूसरी बैठक की। अब जो तीसरी बैठक है हमारी, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बैठक की जो शुरुआत थी वो शुरुआत कब से मानी जाती है, यानी कि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, वो इस सभा में पेश किया। कब किया, 13 दिसंबर 1946 को। तो इस बैठक की जो शुरुआत थी वो कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। किसके साथ, उद्देश्य प्रस्ताव के साथ। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था,
तो 13 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ठीक है, तो देखिए इस उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के ढांचे एवं उसके दर्शन की क्या झलकती है, झलक दिखाई देती है। क्या? संविधान के ढांचे व दर्शन की झलक, यानी कि दर्शन क्या था संविधान सभा में, जितनी यानी कि संविधान में हमारे में जितनी भी चीज़ें, जितने भी संशोधन, जितने भी नियम, जितने भी अनुसूची, जितने भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं, उन सभी अनुच्छेदों में हमें क्या दिखाई देता है, कुछ जो उसकी बातें हैं जो सारगर्भित रूप से जिस जगह पर लिखी गई, वो क्या था, हमारा संविधान का दर्शन, जो आगे चल करके क्या बना, संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था, तो संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था दोस्तों 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और आगे चल करके यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना, हमारी प्रस्तावना का या उद्देश्य का आधार बना। और इसी में जो बातें लिखी गई हैं उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करके भारत की एक प्रस्तावना बनाई गई और उसे मूर्त रूप दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गई संविधान सभा की कुछ बैठकें, और इन बैठकों से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने और नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए अगली जो बात आती है इसकी कि अब देखो यहाँ क्या हुआ, दिसंबर में संविधान सभा के कुछ कार्य हुए। अब थोड़ा सा काम ये बचता है कि पाकिस्तान ने जब, मुस्लिम लीग ने जब अलग पाकिस्तान की मांग उठाई तो उस पर विचार करने के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, एक योजना दी। कब? 3 जून 1947 को, और वो योजना जानी गई माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से। और माउंटबेटन योजना में क्या था कि जो हिंदू बहुल इलाके होंगे वो तो बन जाएगा आपका हिंदुस्तान, और जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे वो बन जाएगा आपका पाकिस्तान। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 1947 में एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया, और उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को क्या किया गया, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। और भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में मुस्लिम लीग पूरी तरीके से इससे अलग हो गई, और इससे अलग होने के बाद में क्या हुआ कि कुछ परिवर्तन हुए, और वो क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था कब आया था, 1947 में। इसके द्वारा संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए, के द्वारा हुए परिवर्तन। तो देखिए इसके द्वारा जब ये स्वतंत्रता अधिनियम आ गया तो इसके तहत 3 परिवर्तन मुख्य रूप से माने जाते हैं कि 3 परिवर्तन संविधान सभा में हुए, और वो 3 परिवर्तन क्या क्या थे उनको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए पहला परिवर्तन क्या था, देखो पहला परिवर्तन ये था कि जो संविधान सभा थी वो पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन गई। संप्रभु का मतलब था कि ऐसी संस्था जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में आज़ाद थी, कोई भी डिसीजन ले सकती थी। अब उसके ऊपर ब्रिटेन की सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था। यानी कि संविधान सभा को क्या बनाया गया, पहला परिवर्तन तो यही आया, संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बन गई। और ये संप्रभु निकाय बन गई तो इसका मतलब था कि अब तक ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारतीय लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो विधियां बनाई गई हैं, उन सभी कानूनों को, सभी विधियों को संविधान सभा क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। अगर चाहे तो उनको शामिल कर सकती है। अर्थात ये कहा गया कि जैसे ही अपनी संविधान सभा संपूर्ण निकाय बनी, पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन गई, संप्रभुता आ गई इसके पास, तब ये जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अब इसके पास ऐसी शक्ति आ गई जिससे जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। तो पहला परिवर्तन तो दोस्तों
यही हुआ। तो ये परिवर्तन किस तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो हमारी संविधान सभा थी वो किसके रूल्स के आधार पर काम कर रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन के वो आपके कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर। अब ब्रिटेन के नियमों के आधार पर तब से काम कर रही थी। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन सरकार का अधिकार आधिपत्य समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन का आधिपत्य समाप्त होने के बाद में ये संप्रभु निकाय बन गई और जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती है। अर्थात अगर ये चाहे तो ब्रिटेन के कानूनों को जारी रख सकती है और चाहे तो उन कानूनों को समाप्त कर सकती है। तो देखिए दूसरा जो परिवर्तन इसमें आया, क्या आया, तो देखो दूसरे परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसके कार्यों के आधार पर परिवर्तन आ गया। तो देखिए क्या परिवर्तन आया, तो इसके दो कार्य बन गए। एक तो संविधान का निर्माण करना था, पहला कार्य क्या बन गया, संविधान का निर्माण, और दूसरा कार्य बन गया भारतीय लोगों के लिए विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। तो दूसरा कार्य क्या हो गया, विधि निर्माण करना। ठीक है। अब यहाँ एक बात आप याद रखना कि जब हमारी संविधान सभा संविधान के कार्य के रूप में कार्य करती थी, संविधान बनाने के रूप में कार्य करती थी, तब इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो होते थे राजेंद्र प्रसाद। किसके रूप में, जब वो संविधान निर्माण के कार्य के रूप में कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। और जब तो विधि कौन बनाता है, तो आपको पता है कि विधायिका विधि बनाती है। तो जब ये विधायिका के रूप में कार्य करती थी कौन, संविधान सभा, और विधायिका के रूप में जब ये काम करती थी तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर। कौन हुआ करते थे, जीवी मावलंकर। और ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है कि संविधान के निर्माण के रूप में जब संविधान सभा कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब यह विधायिका के रूप में यही संविधान सभा कार्य करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जीवी मावलंकर। अर्थात कह सकते हैं कि जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर या कानून बनाने के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता किसके पास थी, जीवी मावलंकर के पास। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखना कि जो हमारी संविधान सभा थी उसने विधायिका और संविधान सभा दोनों के रूप में जो कार्य किया था, ये दोनों के रूप में जो कार्य किया था ये 26 नवंबर 1949 तक किया था। कब तक, 26 नवंबर 1949 तक किया था, क्योंकि इस दिन अपने संविधान को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, अधिनियमित कर दिया गया था, आत्मार्पित कर लिया गया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन इसके कुछ प्रस्तावों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अब देखो तीसरा जो परिवर्तन इसमें आया वो ये आया कि जब भारत का विभाजन हुआ, और भारत का जब विभाजन होगा तो इससे कौन अलग हो गई, मुस्लिम लीग अलग हो गई। तीसरा परिवर्तन क्या होगा कि जब इससे मुस्लिम लीग अलग हुई तो इसकी सदस्य संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी। और सदस्य संख्या कम होगी तो पहले कितनी सदस्य संख्या थी, 389 थी, और 389 से तो इसकी जो सदस्य संख्या हो गई वो कितनी हो गई, मुस्लिम लीग अलग हुई, पहली बात तो सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई। यानी कि 389 सदस्यों में से अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे, 299 बचे। अब ये 299 कैसे बचे, तो आपने वहाँ पर पहले देखा था कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कितने लोग चुन के आए थे, 296 लोग निर्वाचित होकर के आए थे। और जो देशी रियासतें थीं उन देशी रियासतों से कितने लोग चुन करके आए थे, नामांकित होकर के आए थे, 93 लोग नामांकित होकर के आए थे। तो अब ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से मात्र कितने सदस्य यहाँ रह गए, तो यहाँ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के रह गए दोस्तों 229 सदस्य। यानी कि मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद में, या कह सकते हैं कि पूर्वी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलग होने के बाद में कुछ सीटें हमारी पाकिस्तान की तरफ चली गईं और पाकिस्तान की कुछ चीज़ें कहाँ आ गईं, यानी कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य जिन सीटों से खड़े होकर के आए थे उनके कुछ हिस्से भारत में ही रह गए। तो वो लोग कहाँ रह गए, भारत के अंदर रह गए। और देशी रियासतों के कुछ प्रतिनिधि पाकिस्तान चले गए, या कह सकते हैं कि ज़्यादातर प्रतिनिधि जो थे, ज़्यादातर जो राज प्रमुख थे वो भारत के साथ मिल करके आ गए। और इसके 93
देशी रियासतों के 93 में से कितने सदस्य रह गए? 70 सदस्य संविधान सभा में रह गए। तो इस प्रकार से सदस्य संख्या कितनी रह गई? 299। तो ये 3 मुख्य परिवर्तन आए किसमें? अपनी संविधान सभा में। किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो यहाँ वो वाली बात भी याद रखना कि जो माउंटबेटन योजना थी वो कब आई? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर क्या किया गया? भारत का विभाजन किया गया। ठीक है, कब किया गया भारत का विभाजन? 15 अगस्त 1947 को, या कह सकते हैं कि 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हुआ। ठीक, अब कुछ ऐसे काम भी थे जो संविधान सभा ने किए थे जिनको हम अन्य कार्य के रूप में देख सकते हैं, यानी कि ये हमारा लास्ट पड़ाव चल रहा है। इसके बाद में संविधान निर्माण से संबंधित आपका एक लेक्चर और रह जाएगा, और उसके बाद में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। फिर आएगा आपका संविधान की विशेषताएं, यानी कि अपन भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो देखिए इसके अन्य कार्य, यानी कि संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे। वो कार्य कौन कौन से थे? पहला काम किया था इसने 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। कहा जाता है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। क्या किया? तिरंगे झंडे को क्या माना? राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी। ठीक है, दूसरी बात आती है अपनी कि मई 1949 में, कब? मई 1949 में भारत की, या कह सकते हैं कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापित किया। ठीक है, दूसरी डेट आती है आपकी 24 जनवरी 1950। तो देखिए 24 जनवरी 1950 को 3 काम किए गए। पहला काम तो ये था कि इस दिन राष्ट्रीय गान को, किसको? जनगण मन को, जनगण मन, इसको क्या किया गया? राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? राष्ट्रीय गान के रूप में। दूसरा, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और तीसरा काम किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो जनगण मन है या जो राष्ट्रगान है ये किसकी रचना है। तो जो राष्ट्रगान है दोस्तों, ये है आपकी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की रचना। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और ये इनकी कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, वहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, और जो राष्ट्रगीत है ये किसकी रचना है? ये है आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी की। और इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ। आनंद मठ में किसका उल्लेख है? आपके वंदे मातरम का उल्लेख है। और इसी आनंद मठ में उस समय के एक आंदोलन का जो उल्लेख था वो भी किया गया है। इसमें नील विद्रोह, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो नील विद्रोह की चर्चा भी किसके अंतर्गत की गई है? आनंद मठ के अंतर्गत की गई है। तो आनंद मठ से तो क्या लिया हमने? राष्ट्रीय गीत लिया। और गीतांजलि से क्या लिया हमने? राष्ट्रीय गान लिया। ठीक है, जब मैं राष्ट्रीय प्रतीक वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वहाँ इनकी विस्तार से चर्चा करूंगा कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया,
कौन सी सन में वो अधिवेशन हुआ था, तो इन सब की विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय गीत वाले पैराग्राफ में करेंगे। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट पॉइंट ये बचता है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में दोस्तों कितना समय लगा, सभी लोगों को पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, और संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितने लाख रुपए का? 64 लाख रुपए का। और भारतीय संविधानविदों ने या भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देश के संविधानों का अध्ययन किया था, तब जाकर के भारतीय संविधान बना था। तो लगभग ये कहा जाता है कि विश्व के 60 देशों के संविधान का अध्ययन, कितने? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। और इन 60 देशों के संविधान के अध्ययन करने के बाद में क्या किया गया था? अपना भारतीय संविधान लिखा गया था। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जो संविधान का प्रारूप था, इस संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा की गई थी। तो यहाँ लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि संविधान के प्रारूप पर लगभग 114 दिन चर्चा चली थी। दूसरा हमारा एक पॉइंट और यहाँ रह जाएगा कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी, तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को क्या था? संविधान की या संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हो, हमको मैसेज के माध्यम से, या आप कोई और उम्मीद हमसे करना चाहते हो या कोई और सुधार हम लोगों के अंदर देखना चाहते हो कि हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या वॉइस में कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, या वीडियो में कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, तो इस तरीके के सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लगातार जुड़े रहिए, और इसी तरीके से आप अपना प्यार हमें देते रहिए, और इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका निःशुल्क लाभ उठा सके, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।